बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूं सुमैरा मिर्जा। करंट अफेयर स्पेशल में आज हम बात करेंगे सरमायाकारी पर। हाल ही में पंजाब हुकूमत के कुछ गैर मुल्की सरमायाकारों के साथ मीटिंग्स हुई हैं और सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट की जो फरोग है उसके ऊपर अहम इक़दामात लेने की बातचीत की गई है। इसके अलावा जो सरमायाकारी के लिए जो मीटिंग हुई है ये चाइनीज़ कंपनीज के साथ हुई है और उसमें बहुत सारे मामलात जो है वो तय किए गए हैं और साथ ही साथ आलमी बैंक और पंजाब हुकूमत के माबैन जो है वो इस पे मुख्तलिफ शोबों पर ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ है। और लास्टली हम बात करेंगे कि बुज़दार साहब जो हैं वो हमने देखा है कि इमरान खान साहब की तरफ सरमायाकारों को लेकर और सरमायाकारी को लेकर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सहूलतें देने के लिए भी पुरज़्म है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, फिर इन्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो फैसिलिटीज़ की बात हमने की है वो फैसिलिटीज़ एक सरमायाकारी कार के लिए क्या हो सकती हैं और क्या होनी चाहिए पाकिस्तान को या हमारे सूबे को सामने रखते हुए क्या हो सकती है। अपने पैनल का तारुफ करवाना चाहूँगी। सबसे पहले आसिफ बेग मिर्जा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप तज्जियाकार हैं सर, आपसे इंशाल्लाह हम इसके ऊपर एक सेर हासिल तज्जिया लेंगे इकोनॉमी पे स्पेशली। मोहम्मद अरशद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आप कन्वीनियर हैं सरमायाकारी कमेटी LCCI के। सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। मिर्जा साहब, सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट की बात करते रहते हैं, सरमायाकारी की, स्पेशली अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करते हैं तो वो अक्सर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि डेफिनेशन असल में इसकी है क्या, रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता क्या है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है इसकी मुल्क की इकोनॉमी के अंदर बहुत ही क्रिटिकल रोल है और इन्वेस्टमेंट इसको दोनों पैराए में ले लें, एक डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट दोनों में ले लें। और इसकी जो सबसे बड़ा इसका जो क्रिटिकल रोल है, ये इन्वेस्टमेंट जो है ये GDP ग्रोथ रेट को बढ़ाने में मददगार होती है। किसी मुल्क की इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस है उसके लिए जो कन्वेंशनल और जो यार्डस्टिक है वो है GDP ग्रोथ रेट। और GDP ग्रोथ रेट जो बढ़ेगा उससे मुल्क की मईशत का, उसकी बेहतर परफॉर्मेंस का, यानी कि लोगों की जॉब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेंगी, उसकी कंट्री का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बढ़ेगा और उसकी रिजर्व्स, उसकी परफॉर्मेंस और उसका जो इकोनॉमिक रोल है उसमें बेहतरी आएगी। उसके ऊपर भी आप प्रोजेक्शंस इसी बेसिस पे कर सकते हैं। अब ये फॉरेन जो आप अब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के इसकी कई डायमेंशंस हैं, ये मुल्क की इकोनॉमी में किस तरह मददगार होती है। मतलब जिस तरह आपने कहा, पहली बात मैंने कही कि ये GDP ग्रोथ रेट को बढ़ाने में मददगार होती है। दूसरी बात है कि इसमें हमें एक ये पहलू भी देखना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टमेंट है इसका बहुत सारा इन्हिसार है सेविंग से ऊपर। अगर आपके मुल्क के अंदर सेविंग रेट्स अच्छे नहीं होंगे तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं बढ़ सकेगी, क्योंकि आप पैसे कहाँ से लेके आएंगे सरमायाकारी के लिए। जब हम बात करेंगे आप डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की, तो हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि 114 मुल्कों का एक इंडेक्स है, उसके अंदर जो है ना जो एवरेज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो है ना वो है 23% प्लस। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर ये जो है ये है 12.32% ये GDP का। और ये अगर हम इंडिया की बात करेंगे 29% प्लस है। तो हमारे यानी कि सेविंग रेट के बता रहा हूँ, ये सेविंग रेट हमारे 12.32% है। ग्लोबल एवरेज जो है 23% है, इंडिया की 29% है। और सबसे बड़ी जो जसेविंग है वो है ब्रुनाई में, वो ओवर 53% है। और सबसे कम है लेबनान में, दैट इज -3%। अच्छा, अब जब आपकी सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा सेविंग आपके मुल्क में ज़्यादा होंगी, सेविंग रेट ज़्यादा होंगे, तो इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स भी डिज़ाइन होंगे गवर्नमेंट के सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, जिससे मुल्क के अंदर सरमायाकारी बढ़ेगी। और अब नेचुरली हमारे जैसे मुल्क जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके रिसोर्सेज में जब कमी होगी तो उनको अपने, जिस तरह पाकिस्तान की आप सिचुएशन लें, जो हमारी डेट सर्विसिंग की कॉस्ट है, हमारी जो डिफेंस की कॉस्ट है, इस तरह के और कॉस्ट मिला रहे हैं, इसी से हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो रेवेन्यू सारे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस हमें चाहिए इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ताकि हम बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स
ये सोशल एनहांसमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अंडरटेक कर सके। अच्छा। तो इसमें हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सोशल एनहांसमेंट सोशल में आप जिसमें एजुकेशन भी आती है। ठीक है, पाकिस्तान में जो एजुकेशन है, पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज है और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, सही है, तो उसमें वो टाइम देते हैं। तो अगर हम ग्लोब के साथ इकोनॉमिकली इंटेग्रेटेड है तो इसमें, और नंबर 2 जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके अगर लॉन्ग टर्म यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट होंगे, ठीक है, हमारे मुल्क के अंदर डॉलर्स आएंगे और हमारे मुल्क के अंदर क्योंकि हम बहुत रिलायंट हैं ऑन इम्पोर्ट ऑफ ऑयल, 13-14 बिलियन डॉलर्स की हमारी ऑयल की इंपोर्ट है, एलएनजी की इंपोर्ट इसके अलावा है, तो इसके ऊपर हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बड़ा नेगेटिव है, इंपोर्ट लेवल बहुत ज्यादा है। तो इससे ये जो है ये, और हमारी थैंक गॉड कि हमारी रेमिटेंसेस जो है पिछले 6 माह से $2 बिलियन प्लस जा रही है, 6-7 माह से ज्यादा है। तो उसमें ये थोड़ा सा ये जो गैप है ये प्लग होता है, लेकिन फिर भी हमें पैसे चाहिए ताकि हमारी एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी हो, हमारे रुपये के ऊपर प्रेशर ना आए, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बेहतर हों। तो उसमें हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स जो आएंगे वो हमारे ये इस फाइनेंशियल गैप को भी पूरा करेंगे, टेक्नोलॉजी को भी लेके आएंगे, टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर के अंदर ये हमारे पे डिपेंड करेगा कि उनके साथ ऐसी टर्म्स निगोशिएट करें तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है कि जब वो प्रोजेक्ट्स लगेंगे या प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अंडरटेक करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी जो हमारे मुल्क का बहुत इस वक्त आई शुड से क्राइंग नीड है। ये हमारे मुल्क के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर जॉब्स क्रिएट करता है, इन्वेस्टमेंट थ्रू जॉब्स बढ़े, लोगों की इनकम बढ़ेगी, वो पैसे स्पेंड करेंगे तो ये कंजम्पशन लेवल्स बढ़ेंगे तो उसमें डिमांड बढ़ेगी। इसमें मैं एक क्रिटिकल फैक्टर बताऊं, अगर आपके मुल्क के अंदर डिमांड बढ़ती है और आपकी जो कैपेसिटी है जो इंडस्ट्री की वो फुल यूटिलाइज हो रही है, डिमांड ज्यादा है, उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगी, जीडीपी नहीं बढ़ेगा, इन्फ्लेशन होगी। तो आपको अपनी जो है ना ऑल द टाइम आपको इंडस्ट्री की एक्सपेंशन, अपनी जो डिलीवरी कैपेसिटी उसको बढ़ाने के लिए हमेशा इन्वेस्टमेंट की सरमायाकारी की जरूरत होगी और इसका अल्टीमेटली मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा चौधरी साहब आपकी जानिब आएंगे, हमें मीनवेल ज्वाइन किया है आसिम शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ, आप मरकजी डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं इत्तलात के पीटीआई, आपकी जानिब भी आएंगे। सर चौधरी साहब ज़ाहिर आप कन्वीनियर हैं कमेटी के, तो मेरा ख्याल है एक बड़ी खुशाइंद बात है कि जब एक फॉरेन कंपनीज जो हैं वो ज़ाहिर आती हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए। सर एक इंटरनल इन्वेस्टर होता है और एक एक्सटर्नल इन्वेस्टर होता है। ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब की भी और जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात हैं वो तो बिल्कुल इस वक्त नागुज़ीर हैं कि इन्वेस्टमेंट आए। तो सर आप क्या कहेंगे, कितना खुशाइंद है ये जो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है पंजाब हुकूमत की? देखें जी, किसी भी दुनिया में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो बड़ा एक की रोल प्ले करती है और उसी से ये मुल्क ऊपर जाते हैं। तो लिहाजा अब जो सरमायाकार पाकिस्तान की तरफ रुजू कर रहे हैं उसकी चंद वजूहात हैं। जी जी। देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस मुल्क में पीस नहीं होगा वहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। सही। अब तमाम लोग जानते हैं कि पिछले चंद सालों से हमारे मुल्क में पीस है, बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ठीक है, जब एक एरा ऐसा गुजरा है जो कि 10 साल का पीरियड था 1990 से 2000 तक, ठीक है, इसमें हमारा जो बिजनेस हब है ना जी वो कहते कराची, क्योंकि हमारी सी पोर्ट वहीं है, वो वहीं से सारी चीज़ें ऑपरेट होती थी। आज भी पाकिस्तान की 60% के करीब इंडस्ट्री वहीं पे है, नया आइडिया, नई टेक्नोलॉजी वहाँ पे आती है। तो वो अनफॉर्चुनेटली वो डिस्टर्ब रहा, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी वहाँ पे, उसके अलावा टेररिज्म भी था पूरे मुल्क में, तो लिहाजा सरमायाकार नहीं आते थे। अब जब पीटीआई को ये चीज़ें सारी जो मिली हैं, ये जो वर्स्ट इकोनॉमी है ये इनहेरिटेंस में मिली थी जब 2018 में आई। अब 2018 में आके जब इनको ये इनहेरिटेंस में मिली तो उस वक्त सख्त और मुश्किल मुआशी फैसले करने पड़े, जिसमें मुख्तलिफ जो कंसेशनल एसआरओ थे उनका खात्मा था, मुख्तलिफ जो टैक्सेस की के वो बेनिफिट्स थे लोगों को उसका खात्मा था, जो उसका नेचुरल रैशनलाइजेशन ऑफ डॉलर था जो फॉरेन एक्सचेंज उसको मुताबिक मार्केट का करना, वो एक बड़ा सख्त फैसला था। लेकिन अब ये एक माली डिसिप्लिन उन्होंने कायम किया। अब उसके जो सम्राट हैं
इस तरह जैसे फॉरेन जो हम इंपोर्ट करते थे उस पे टैक्सेस लगाए हैं, इससे हमारी इंपोर्ट्स कम हुई हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। तो इस लिहाज से इसी तरह जैसे बेग साहब ने फरमाया कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बड़े हैं, हमारी जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में उनके वो पैसे ज़्यादा आ रहे हैं हर साल। तो इसलिए अब ये राइट टाइम है कि अब हम जो हैं इसमें लोगों को मोटिवेट करें। देखिए उसके लिए हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है जी कि जैसे सब जानते हैं, पूरी दुनिया जान रही है कि सीपैक में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आई। बिल्कुल। तो जब हम कहते हैं कि FDI फॉरेन डेवलपमेंट जो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए तो उसके लिए वो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर मांगते हैं। तो सीपैक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एनर्जी का बहुत क्राइसिस रहा है। सब जानते हैं कि लोड शेडिंग का जो अजाब हम सब ने भुगता है वो सबके सामने है। तो अब वो बिजली का भी मसला नहीं है। अभी सीपैक में बहुत सारे जो मंसूबे थे वो कोल के थे, पावर जनरेशन के, वो आ चुके हैं और कुछ अभी पाइपलाइन में है जो चंद सालों में भी हो जाएंगे। हाँ, विद इन कपल ऑफ इयर्स वो आ जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप हो चुका है, कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप हो चुकी हैं। तो लिहाजा अब हमारी जो फॉरेन एम्बेसीज हैं इसमें जितने भी कमर्शियल अताशी हैं, ट्रेड के जो हमारे एम्बेसडर्स कहलाते हैं, तो उनको चाहिए कि वहाँ पर उन मुल्कों में एक सेमिनार या चीज़ें वो मुनक्कद करें ताकि उनको बताएं कि पाकिस्तान इज़ अ पीस कंट्री। ठीक है, यहाँ हमारे फॉरेन रिजर्व्स अच्छे हैं, यहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बड़ा अच्छा है, 21-22 करोड़ लोगों का ये एक मुल्क है और यहाँ चीप जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज है। सही। तो इस तरीके से हम जो है ना जी वो इस तरीके से हम इस पे मजीद काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। आसिम साहब, जो पंजाब हुकूमत के साथ स्पेशली चाइनीज कंपनीज की जो मुलाकात हुई है उसके कुछ मिनट्स भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। किन किन सेक्टर्स में, किन किन डिपार्टमेंट्स में वो लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और क्या उनकी डिटेल्स हैं? बहुत शुक्रिया सुमेरा। पहले तो कल काफ़ी बिजी डे था चीफ मिनिस्टर साहब का। वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री हेड थे वो भी आए हुए थे, उनसे भी मुलाकात रही। ठीक है। उनसे बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुई। फिर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वेस्टर्स थे वो आए हुए थे। मेरे जो दोनों दोस्त हैं, सीनियर हैं, इन्होंने बड़ी डिटेल में और बड़ी टेक्निकली इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सप्लेन की। जो एक्चुअली देखें, मैं थोड़ी सी पॉलिटिकल टच दे के एक लेमैन के लिए बात करूंगा। जी जी। जो मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं ना, दे आर एब्सोल्युटली राइट। दे अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट सिचुएशन कि हमारे साथ हुआ क्या, हम किस मुश्किल में फंस गए और करना क्या है। अनफॉर्चुनेटली व्हेन यू आर इन पॉलिटिक्स एंड व्हेन यू हैव टू फेस द पीपल, normally and especially when you have to face the people from the lower middle class, जी जी बिल्कुल, they are least bothered about the macroeconomics. Obviously. उनका ये मसला नहीं होता कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या चीज है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या था, सर्कुलर डेट क्या है, आपके फॉरेन रिजर्व्स पहले क्या थे, अब कितने हो गए हैं, रेमिटेंसेस पहले नहीं आ रही थी अब आना शुरू हो गई हैं, मुसलसल $2 बिलियन से ऊपर है। They don't care, they're least bothered। या आपका स्टॉक एक्सचेंज 46,000 पॉइंट पे चला गया। उनका प्रॉब्लम ये है कि जी मैं सवेरे निकले आवा, मुझे रोजी मिलनी चाहिए, मैं घर जाऊं। And that is quite justified. Exactly. आप इसी देखें ना, हमारा I admit it was our mandate that will not only control the inflation but will also bring the prices down. ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, जब आपकी इकोनॉमी का पहिया उल्टा चल रहा होता है ना, तो आपने ना सिर्फ उसको पहले रोकना है, उसको सही डायरेक्शन में चलाना है। दिस इज अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो प्रेडिसेसर्स थे, जो पिछली हुकूमतें थी, उन्होंने डेलिबरेटली, जिस तरह अभी इन्होंने बताया कि रैशनलाइजेशन ऑफ डॉलर की नहीं थी, डॉलर को नीचे रखा और जो हमारी इकोनॉमी थी वो बजाय इसके कि मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी होती, इंडस्ट्री लगती, हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी इकोनॉमी ट्रेड बेस्ड हो गई और ट्रेड में भी इंपोर्ट करना शुरू, एक्सक्यूज मी, हमने ट्रेड में इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। हर चीज हम इंपोर्ट कर रहे थे। हमने आसान हल ढूंढ लिया, इंपोर्ट करें, डॉलर को नीचे रखा हुआ था और बेच दें। अब करंट अकाउंट डेफिसिट कहाँ चला गया, एक्सपोर्ट खत्म हो गई, इंडस्ट्री खत्म हो गई, मैन्युफैक्चरिंग थी। अब जब हमारी हुकूमत आई तो सबसे पहला डिसीजन ये लिया कि हम हार्ड डिसीजन लेंगे, डॉलर को मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे, फॉरेन रिजर्व्स अकाउंट जो थे जो खत्म होने पे चले गए थे उसको सही करेंगे, अपनी रेमिटेंसेस इंप्रूव करेंगे, एक्सपोर्ट इंप्रूव करेंगे। और उसके लिए हमने सबसे पहले ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसको अट्रैक्ट करेंगे। अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि
IMF की एक रिपोर्ट थी कि जो पाकिस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो 28% इंक्रीज की है, ये 28 पॉइंट इंक्रीज किया है, जो भी एग्जैक्ट यूनिट है। यानी कि हमने लोगों को आसानी दी है बिजनेस करने के लिए। बहुत सारा चीजों में हमने अंडर वन रूफ यानी वन विंडो ऑपरेशन लेकर आ रहे हैं। कल CM साहब कह रहे थे कि जब इन्वेस्टमेंट आ जाती है ना, मैं कोई और काम करूं ना करूं, जहां मुझे पता लगता है ना कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, वहां हर फाइल की मॉनिटरिंग मैं खुद करना शुरू कर देता हूं कि कहीं कोई बॉटल नेक ना आ जाए। हम इतना रिसेप्टिव हैं। अनफॉर्चुनेटली जब टफ टाइम आता है कि कोविड की वजह से द वर्ल्ड ओवर आपकी जो इकोनॉमी थी उसको सॉर्ट ऑफ हॉल्ट हो गया, सब रुक गए। लेकिन अल्लाह ताला का करम फिर है, आप नियत कह लें या अल्लाह ताला का करम कह लें प्राइम मिनिस्टर की, दोनों चीजें कि इस वक्त हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो 100% कैपेसिटी पे चल रहा था 20-25 साल के बाद। मैं देख रहा था कि सिर्फ फैसलाबाद में 1,100,000 जॉब्स जो है वो क्रिएट हुई हैं, बल्कि उनकी कमी है, वो मजदूर नहीं मिल रहे। एनर्जी क्राइसिस का दोबारा पड़ गया है। इस सारी चीजों के बावजूद वो प्रोजेक्ट्स होने जा रहे हैं जो पिछले 50 साल में नहीं हुए। फॉर एग्जांपल 50 साल पहले 2 डैम्स बने थे, अब फंड एलोकेट हुए और 2 मेजर डैम्स बनने जा रहे हैं, जिसमें आपका दियामेर और भाईचार मोमन डैम बनने जा रहा है। कई सालों के बाद, दहाइयों के बाद 2 नए शहर हम बसाने जा रहे हैं, एक कराची में, एक लाहौर में। बिल्कुल मेगा प्रोजेक्ट है। और हमने ये नहीं सोचा कि अगले इलेक्शन से पहले पूरे हो जाएं, हमें वोट मिल जाए। हमने ये सोचा कि पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज दिया है। और जिन मेरे जो दोस्त हैं भाई, वो ये समझते होंगे, जिन्होंने जमीनों में इन्वेस्ट किया हुआ था, इस वक्त कंस्ट्रक्शन बूम पे है। मैं मिनिस्टर हाउसिंग से अगले दिन बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि जो सीमेंट की डिमांड है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। हमने 5 लाइसेंसेज इशू किए हैं उसके प्लांट्स के। तो बिल्कुल ये 40 इंडस्ट्रीज है, इससे रेलेवेंट तो वो एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट देते हैं तो 43 इंडस्ट्रीज जो हैं, जो लोकल इंडस्ट्री है, उसके अंदर आपकी ब्रिक्स हैं, आपकी सैनिटरी है, आपकी मार्बल है, आपका वुड है, और यू कैन काउंट, कीप ऑन काउंटिंग। तो एक बड़ी जेन्युइन एफर्ट है। और आप इंडिकेटर्स देख लें कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो अब सरप्लस में हो गया है। हमारे रेमिटेंसेस पिछले 6 माह से जो है वो $2 बिलियन प्लस हैं। हमारे फॉरेन रिजर्व अकाउंट जो थे खत्म हो गए थे बिल्कुल, वी वर ऑन द ब्रिंक ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड बैंक्रप्सी, वो अल्लाह का शुक्र आज स्टेबल हैं। डॉलर आप पिछले 6 माह से देख लें कि रुपए के मुकाबले में, जो डॉलर के मुकाबले रुपया स्टेबल है। ये अल्टीमेटली वी हैव अचीव्ड दिस। ठीक है, तमाम इंडिकेटर्स बेहतर हैं। यस, वी नीड टू वर्क ऑन इन्फ्लेशन, क्योंकि उससे गरीब आदमी इफेक्ट होता है। उसके लिए हम पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम एहसास के नाम से कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपका क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ द पीपल मैं ये बताता चलूं कि 2 बड़े इंपॉर्टेंट टारगेट्स जो हम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मीट करने जा रहे हैं। नंबर 1 कि जहां जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जिसमें गिलगित बल्दिस्तान है, जिसमें KPK है, जिसमें पंजाब है, 100% जो है हेल्थ रिकवरी जारी है। यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड जो है हम दे रहे हैं। कल जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे नजे बिन हुसैनी वो थे, उनको हमने ये कहा कि आपके ताउन से हम ये करेंगे। यानी हर घर में एक कार्ड होगा, आपका हेल्थ कार्ड होगा, जिसके अंदर हर फैमिली को 7,20,000 रुपए मिलेंगे। इसके ऊपर हमने कल बड़ा डिटेल प्रोग्राम और ये बड़ा जबरदस्त देखिए, बेसिकली तो चेंज और इनकलाब यही है ना कि आपके डर से ये खौफ उतर जाए कि आपके प्यारे में से किसी को इंजरी या बीमार हो गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, थ्रू आउट पाकिस्तान फ्रॉम A to Z, कराची से खैबर तक, हर शख्स को हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो कोई शख्स भूखा नहीं सोएगा। एक ऐसा जामे और मजबूत निजाम हम नाफिज करने जा रहे हैं कि लोगों की जो रोटी की टेंशन है अपने और अपने पैरों की, वो हम खत्म करने जा रहे हैं। उसके बाद गुर्बत का एक डायमेंशन ये है कि हम यहां से खत्म करेंगे। दूसरी चीज ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की डायरेक्शन जो है वो राइटली हम सेट कर दें, ताकि एज अर्ली एज पॉसिबल उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो नीचे आए। और एट द सेम टाइम जो हम फूड कमोडिटीज हैं, जिसमें चीनी है, शुगर है, इनकी इंपोर्ट की पॉलिसीज, फूड सप्लाई लाइंस, जो मंडियों को डायरेक्ट मार्केट अवाम तक पहुंचाना, उसके ऊपर काम जारी है। वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, कुछ दिन लगेंगे, लेकिन 70 साल का गंध है तो थोड़ा सा टाइम देंगे, 1-1.5 साल में नहीं होगा। जी बिल्कुल। बेग साहब, आसिम साहब ने बड़ी खुश आइन बातें की हैं हमारी गवर्नमेंट की, जो इस वक्त चल रही हैं, और इसके ऊपर काम जो है वो बड़े वाकई जोरों शोर से ना सिर्फ हो रहा होता, दिखाई भी दे रहा है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की भी बात कर रहे थे आसिम साहब, तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को वाकई बूस्ट मिला। वज़ीर आज़म साहब ने जो पॉलिसीज दी और जो मिनिस्ट्री है उसको भी इंक्रीज कर दिया उन्होंने, तो सर इसकी असल में रीज़न क्या है? बाकी पूरी दुनिया में हमने देखा है कि कोरोना का जब से फेज़ आया है तो इकोनॉमी जो है वो डाउन चली गई है, लेकिन कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट की है। सर इसकी रीज़न क्या समझते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मेरा ख्याल है कि ये प्रायोरिटी बिल्कुल सही थी कि कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है उसको गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज किया,
और स्टेट बैंक का बड़ा स्पेक्युलेटिव रोल है। स्टेट बैंक ने इसमें जो बैंक्स को प्रेसिडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करके कंसेशनल लोन्स दिए, और ताकि ये जो एक्चुअली जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ये वाहिद इंडस्ट्री ऐसी है जो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड तमाम तरह की जो लेबर है उनको एब्जॉर्ब कर सकती है, जो पाकिस्तान का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे अनस्किल्ड भी बेशुमार आदमी है। तो नेचुरली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी थी कि लोगों को बेरोजगारी से बचाना है, और इसमें जो किसी तरह की जो है ना जो सोशल डिस्टेंसिंग वो भी आप किसी तरह मेंटेन कर सकते हैं, वो दूसरी इंडस्ट्री की तरह नहीं है। तो ये प्रायोरिटी सही थी, और जिसमें उनको कामयाबी हुई। गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनियों की तरफ से, खासतौर पर सीमेंट सेक्टर का मेरे भाई ने जिक्र किया। सीमेंट सेक्टर जो है इसकी कैपेसिटी एनहांसमेंट पिछले कुछ सालों में हुई, और उसका एक बेहतरीन इस्तेमाल हुआ, जो मैंने पहले अपने राउंड में बात की थी कि आपकी कैपेसिटी अवेलेबल हो, डिमांड बढ़े, तो डिमांड अब इतनी बड़ी है, सीमेंट की सेल्स जो है रिकॉर्ड पे है, स्टील की सेल्स रिकॉर्ड पे है, ऑटो सेल्स जो है वो भी बहुत बड़ी हुई है। और नंबर 2, जो इसमें जो ओवरऑल कोविड की सिचुएशन से जो इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, ये आपको पता है जून 2020 से लेके आज तक जो 7% के ऊपर रेट है, स्टेट बैंक ने रेट्स अपवर्ड रिवाइज नहीं किए, ऑल्दो देयर आर सर्टेन इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, लेकिन उन्होंने रेट्स रिवाइज नहीं किए। तो ये है इंडस्ट्री को सपोर्ट करना। और नंबर 2 ये बात है कि हमारी मुल्क के अंदर जो FDIs है ना, उसके अंदर जब हम बात करते हैं, आपने शुरू में जो पहले क्वेश्चन किया था वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड बैंक का एक्चुअली उन्होंने अपनी जो लैंडिंग की स्ट्रेटजी ना, उन्होंने नया एक मॉडल इंट्रोड्यूस कराया जिसको कहते हैं कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी। अच्छा, उन्होंने जो उनके जो पाकिस्तान के कंट्री हेड थे, सबसे पहले उन्होंने मीटिंग की खुसरो मुख्तियार साहब से, जी बिल्कुल सही, इस्लामाबाद में जो इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के हेड है, तो उससे उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक का जो प्लान है कि पाकिस्तान में, क्योंकि ये म्यूचुअल वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हुई कि हम इसको सिलेक्टेड सेक्टर्स में प्रायोरिटी सेट करें, वहाँ पे आके लैंडिंग करें, और लैंडिंग जो है ना वो अपने इसको ज़्यादा मतलब इसकी थिनिंग ना करें ताकि उसका कोई इफेक्ट नजर आए। इसमें 4-5 प्रायोरिटी एरिया सेलेक्ट करें। तो प्रायोरिटी एरियाज में नेचुरली उसमें 5G है, और उसके अंदर जो एजुकेशन है, क्लाइमेट चेंज है, उसके अंदर ये डिजिटाइज्ड इकोनॉमी, क्योंकि करप्शन खत्म करने का जो सबसे हम प्रोग्राम यहाँ पे कर चुके हैं डिजिटाइज्ड, उसके ऊपर इकोनॉमी की तरफ आए। तो इसके ऊपर नेचुरली अब वो जो है वर्ल्ड बैंक जो है उनका ग्रुप जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स से पाकिस्तान में अपनी कंसल्टेशन करेगा, और उनकी बड़ी अच्छी हुई कि सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, 11-12 करोड़ की आबादी है, पंजाब का चीफ मिनिस्टर से बात हुई, सूबा इटसेल्फ इज वेरी रिसेप्टिव, और ये इसकी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी भी है इस प्रॉमिस की, ज्योग्राफी भी है, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी भी है, उसको एब्जॉर्ब करे। तो उसको उन्होंने इसमें बात हुई, तो फरवरी के एंड में उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करनी है, और प्रोबेबली उनका जो बोर्ड है इसको अप्रूवल के लिए कंसीडर करेगा मई में, ठीक है, और उसका साइज होगा 10 से 12 बिलियन डॉलर इन 5 years टाइम। अच्छा, 5 years के लिए। अच्छा, अब ये वर्ल्ड बैंक या ये जो मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं उनकी सबसे लैंडिंग होती है, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक होगा, ये प्रायोरिटी इसलिए इसमें बेहतर है कि इनकी लोन के जो है ना कॉस्टली नहीं होते हैं, अच्छा, चीप लोन्स होते हैं। ये दूसरे लोन जो है ना कमर्शियल बैंक से या आप बॉन्ड फ्लोट करें, वहां पे वो कंट्री रिस्क का प्रीमियम भी ऐड कर देते हैं, तो महंगे होते हैं। ये चीप लोन होते हैं, और इनके लैंडिंग जो है उसकी जो इंडोर्समेंट हो जाए ना कंट्री को मिल जाए, तो उसके और भी बड़े पॉजिटिव इंपैक्ट्स इनडायरेक्टली आते हैं। ठीक हो सर, आपने ये बात की कि फेब तक जो है ये लोन्स जो है वो अप्रूव हो जाएंगे। नहीं, उसका ये अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज कर लेंगे, रिपोर्ट जो है फाइनलाइज हो जाएगी, उस पे मैं आपसे बात करूंगी कि वो उन्होंने मॉनिटर इसमें क्या क्या करना है। मैं मई के महीने में ये उनके बोर्ड के पास अप्रूवल के लिए जाएगा। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो सरमायाकार कितना खुश है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने देखा हमने कि उन्होंने टाइम पीरियड बढ़ा दिया है, और वो टैक्सेस जो थे जैसे सर कह रहे थे रिवाइज, उनको डर था कि शायद ये टैक्सेस रिवाइज हो जाए 7% से, लेकिन वो भी नहीं हुए। तो क्या रुझान है अब इस पे इन्वेस्टर का? देखिए जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो इंसेंटिव्स जो हैं वो मिले हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, वो उसके बाद अभी तक टेक्सटाइल के पास हैं, उसके बाद किसी और इंडस्ट्री के पास नहीं है। बिल्कुल सही। इंसाफ के लिए फैसला तो यही होना चाहिए कि यही जो इंसेंटिव्स हैं ये अदर इंडस्ट्रीज को भी अगर ऑफर किए जाएं तो एक ज़्यादा इनकलाब आ सकता है। बिल्कुल सही। अब देखें, मिसाल के तौर पे ये जो फूड का सेक्टर है,
अब हमने एक ही चीज पे फोकस किया है, 100% टेक्सटाइल तो चली गई अपनी बूम पे, चली गई, तो अब हमने वो इंडस्ट्री, उन चीज़ों को लोकेट करना है जहाँ गुंजाइश है। सही। तो बहुत सारी अदर ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, तो मेरी उसमें यही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि जो अदर इंडस्ट्रीज हैं उनको भी टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जैसी इंसेंटिव्स देने चाहिए। ठीक है। देखिए ये तो हमारी गुड लक है जी कि 2019 में एफडीआई जो थी हमारी वो थी $1.36 बिलियन। जी बिल्कुल। और जब 2020 में पूरी दुनिया का निज़ाम उलट हो गया था कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से, तो हमारी जो एफडीआई है वो बढ़कर 2.56 हो एग्जैक्टली। उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है जी वो सीपैक का भी है। जी जी। देखिए अब पहले जो होता था कि पूरी दुनिया में जो यूरोपियन या अमेरिकन ये मल्टीनेशनल थी, अब पिछले 10-15 साल से एक नई चेंज आई है दुनिया में, चाइनीज मल्टीनेशनल्स आई हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है सीपैक में, तो हमारे लिए ये ज्यादा आसान बात है कि जो चाइना के जो बड़े ग्रुप्स हैं, जैसे पंजाब गवर्नमेंट के साथ उनकी बात हुई है, लाहौर में पीबीआईटी है, पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि लाइसेंस करता है इन्वेस्टर्स और जॉइंट वेंचर्स भी करवाता है इंडस्ट्री और ट्रेड की और मुख्तलिफ चीज़ों के। तो वो इस वक्त राइट टाइम है कि हम अपने नेक्स्ट डोर हमसाए के जो कि बहुत बड़े ग्रुप हैं, उनको अगर हम अट्रैक्ट करें तो उनका कॉन्फिडेंस भी है, नेक्स्ट डोर हमसाए भी हैं, उनके लिए ईजमेंट भी है, आसानी भी है, आने जाने की सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से करके हम इसको मजीद जो है ना वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है आसिम साहब, इट्स वेरी गुड टू बी इन पंजाब, लेकिन हम देख रहे हैं कि बाकी सूबे भी हैं लाइक बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, उसमें जो है वो रुझान तो जाहिर है हमारी गवर्नमेंट ने बनाना होता है किसी भी इन्वेस्टर का, तो उसमें उन सूबों में रुझान इतना क्यों नहीं है, पंजाब में ज्यादा क्यों है? एक तो देखें पंजाब जो है ना वो ड्राइव करता है पाकिस्तान को लाइक एल्डर ब्रदर, तो ट्रेंड जो भी सेट होता है वो पंजाब से तो क्यों ना हम उनको भी इतना ही कर दें। नहीं, लेकिन आप देखें इस मामले में अभी हम सेहत कार्ड का आपने कल भी किया, दोबारा फिर जिक्र हो जाएगा, सेहत कार्ड में केपीके इज लीडिंग, जो है वो तमाम कंट्री को लीड कर रहा है। केपीके जो है उन्होंने अपना पूरा सूबा कंज्यूम कर लिया है, वहां उन्होंने कर लिया है, वहां लकीली हम पहले आ गए थे जरा, तो हमने वहां वो इकदाम लिए। केपीके पुलिस है वो लीड कर रहा है, और आप देखें केपीके वो था टेररिस्ट रिडन जो है वो हिट सूबा था, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ और वहां इन्वेस्टमेंट अब गई है बहुत ज्यादा। तो जिस तरह अभी चौधरी साहब ने कहा था कि सबसे पहले आपकी लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन ठीक होनी चाहिए, फिर वो आते हैं। वो एक चाइनीज प्रेसिडेंट थे ज़ूरोंग जी, वो जब पाकिस्तान आए और मुशर्रफ साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टर होता है ना, इट इज लाइक अ पिजन, आप एक एक करके दाना डालते हैं और इन्वेस्टर आता है, और जब अनफॉर्चुनेटली कोई धमाका होता है ना तो वो सारे कबूतर इकट्ठे उड़ जाते हैं। तो हमने बड़े धमाके सहे हैं। अब उम्मीद तो यही है कि कोविड से जैसे हम निकलेंगे और हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं। अब बात कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हो रही थी और फिर वही चौधरी साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैं पिछले दिनों गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक उसमें था, डिनर में था, तो वहाँ तमाम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जे थे और वो मैन्युफैक्चरर्स से, उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि जो आपने इंसेंटिव्स और एमनेस्टीज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में दी वो आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी दें। बिल्कुल सही। बहरहाल अब टीवी पे इतना ज्यादा मैं डिटेल में क्या बात करूं कि कुछ ब्लैक मनी है, कुछ वाइट है, एवरीबॉडी वांट्स टू इन्वेस्ट, लोग फिर होल्ड कर लेते हैं, अल्टीमेटली कैपिटल फ्लाइट हो जाता है। वो ये चाहते हैं कि उनको ये एमनेस्टी दी जाए ताकि वो जो पैसा है वो मुल्क से बाहर जाने की बजाय पाकिस्तान में इन्वेस्ट हो, जॉब क्रिएशन हो, इंडस्ट्रियल जोन बने। उसमें हमने जो मौके पे कहा कि हर इंडस्ट्रियल जोन में हम मोटरवे का एक एग्जिट देंगे, जहां नहीं है इंडस्ट्रियल जोन डेवलप करेंगे, और बड़ा सीरियसली इन लाइंस पर सोचा जा रहा है कि जिस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स प्लस एमनेस्टी दी थी, इसी तरह जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इसको भी एमनेस्टी प्लस इंसेंटिव्स दिए जाएं, ताकि जो हमारी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड बने, और जितनी देखें मैन्युफैक्चरिंग होगी उतना ज्यादा रुझान है इसके ऊपर। नहीं, बिल्कुल बड़ा सीरियसली सोचा जा रहा है। हो सकता है कुछ दिनों में आप अच्छा ऐलान सुन भी लें। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस चीज पे कन्विंस्ड हैं कि अगर लोगों ने पैसा पाकिस्तान में लगाना है तो फिर जो माजी की गलतियां उस पर थोड़ा पर्दा डाल के उनको ये मौका दिया जाए कि वो अपना पैसा प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करें, डॉक्यूमेंट करें और टैक्स नेट में आए। दूसरी चीज बड़ी
सिंसियर एफर्ट हो रही है कि ये जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम है या ये जो जहां करप्शन को प्लग करने के लिए हम सिस्टम को जितना ऑटोमेट कर सकते हैं। अच्छा। आपने नोट किया होगा, अगर आपने गाड़ी का टैक्स जमा कराया हो तो इस दफा आपने सिंगल क्लिक मोबाइल के ऊपर जाके टैक्स जमा कराया। मुझे याद है जब आपको जून जुलाई के हबस में लाइन में लगना पड़ता था, वो एजेंट आपके पास आते थे, वो पैसे अपने अलग लेता था, आपकी जिंदगी अलग जाती थी। कितना डिफरेंस है आप अपने एसी वाले रूम में चेयर में बैठे। भी कहा ना कि डिजिटाइज करना ज्यादा जरूरी है करप्शन को खत्म करने के लिए। अब देखें हमारा एक पावर्टी एलिवेशन एहसास प्रोग्राम के तहत एक प्रोग्राम है फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम, जिसके अंदर हम गरीब लोगों को पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बायोमेट्रिक पर कर रहे हैं, मोबाइल फोन पर कर रहे हैं, उनको डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। यानी हम अपने सबसे निचले तबके को दुनिया के सबसे एडवांस तबके के एट पार लेकर आ रहे हैं। एडवांसमेंट का मॉडल देखें ना, और आप सॉफ्ट जो रेवोल्यूशन है वो इसी तरह ही आती है। बिल्कुल गरीब लोग हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, जो दुनिया से उनको हम जो दुनिया की मॉडर्न तरीन सर्विसेज हैं उनके मुताबिक बायोमेट्रिक पर लेकर आ रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ब्रांच लेस बैंकिंग का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, और उनको वो चीजें सिखा रहे हैं जो बिल्कुल एडवांस वर्ल्ड कर रही है। करप्शन के चांसेस तकरीबन जीरो है, ताकि खत्म हो जाए डिजिटलाइजेशन। इसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि जो टैक्स कलेक्शन है वो जो आपका मिडिल मैन होता है ना, वो जो आपको आके कहता है एने मैनू दे एना मैं ताड़े पैसे पाना माते हुकूमत जिसमें लगती है, उसको हम एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अपना टैक्स कैलकुलेट भी टैक्स कैलकुलेटर से करें और डिपॉजिट भी आप ऑनलाइन करवाएं, और ताकि गवर्नमेंट का फायदा हो और लोगों का फायदा हो। ठीक हो गया। तो ये एक तरीका जिसके ऊपर एक एफर्ट चल रही है। बिल्कुल सही। बेग साहब, कमिंग बैक टू इन्वेस्टमेंट, ये जो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है, आपकी नजर में मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, और दूसरी बात ये कि किस किस एरिया में या किस किस इंडस्ट्री में ये इन्वेस्टमेंट पॉसिबल हो सकती है चाइना की तरफ से? देखें, इसमें पहले तो मैं ये बात करता हूँ, जो मैं बता रहा था ना, रिफॉर्म्स जो एरियाज हैं उनके अंदर उनका एक जो एरिया डिस्कस हुआ है वो टैक्स रिफॉर्म्स का भी है, गवर्नेंस का, क्योंकि उसके अंदर भी वो जो डिजिटाइज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट ने किया है, ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी इन्होंने किया है कि जो गवर्नमेंट के जो पंजाब गवर्नमेंट का जो टैक्स है, सेल्स टैक्स, वो रेस्टोरेंट्स पे ऊपर अगर नॉन कैश पेमेंट करेंगे आप उसके कार्ड्स के थ्रू, तो उसके ऊपर जीएसटी का रेट कम है, तो उसमें ओवरऑल कलेक्शन जो है बेहतर हो रही है उसमें। तो ये डिजिटाइज सिस्टम की तरफ हमें जाना पड़ेगा। अब जो आप जो कह रहे हैं ना एरियाज, वो मैं शायद पहले भी एक प्रोग्राम में कह चुका हूं कि मनी फ्लोज वेयर इट ग्रोज। बिल्कुल। आपने ये अपने प्रपोजल्स या अपने पोटेंशियल या अपने पॉजिटिव्स जो है ये उनको आपने बताने हैं, तो पैसा तो खुद आएगा अगर आप उनको अश्योरेंसेस देंगे। अच्छा, आपने पोटेंशियल को आपने सेल किस तरह करना है, यानी कि मैं तो ये कहूँगा, हम तो इंडस्ट्री की तो बात कर ही रहे हैं, हम एक बहुत अहम शोबा है एग्रीकल्चर। अच्छा, एग्रीकल्चर जो है इसके अंदर चाइना ने भी कमाल किया है, उन्होंने बहुत, इसमें भी बेशुमार काम होने वाला है, इसमें भी उन्होंने बहुत सारी इसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना, पाकिस्तान में अभी तक हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सीड्स उसको भी अचीव नहीं कर सके। हमारी प्रोडक्टिविटी पर एकड़ जो है बहुत कम है, और इसी तरह की और चीजें जो है, अब इसमें जो पेस्ट रेजिस्टेंट और ये जो सारी ये जो क्रॉप्स है और ये सारी इनको डेवलप करना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, उसकी मार्केटिंग को करना, तो ये सारा चीजें जो है हम इस चीज को भी, अब इस एरिया को इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। अब नेचुरली अब अगर आपने इतनी बड़ी, जिस तरह बात यहाँ पे हुई सीपैक की, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आनी है, उसमें इन्वेस्टमेंट आपने जोन बनाने हैं, तो इसमें मैं एक छोटी सी बात पे आइडियली जिस तरह चौधरी साहब ने कहा कि इस तमाम सेक्टर्स को उस तरह इंसेंटिवाइज करना चाहिए। प्रॉबली गवर्नमेंट की ख्वाहिश है, प्रॉबली इट विल बी अल्टीमेटली इन द बेटर इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री आल्सो, लेकिन इसमें हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा है, अब फैटफ है। आपने पता है इसमें जो मौजूदा कंस्ट्रक्शन की एमनेस्टी है, इसमें रिपोर्टेडली गवर्नमेंट ने IMF से इसकी परमिशन ली है, इसको 6 महीने एक्सटेंड किया है, तो इसके आप इसको ओवरऑल तमाम सेक्टर्स पे एमनेस्टी को फैला दें, तो और उसमें कोई टाइम पीरियड भी आप कहें कि एक्सटेंडेड होता ही जाए, तो प्रोबेबली इंटरनेशनल कम्युनिटी में अभी हमारे ऊपर FATF की तलवार लटक रही है, हम ग्रे लिस्ट में है, फरवरी में इसका रिव्यू है। तो ये सारे इश्यूज को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लेकिन नेवरदलेस हमारा जो क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर में
जो इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी है, उसको बढ़ाना है। इसमें प्राइवेट सेक्टर्स में, और इसमें हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ भी जाएं। ऐसी इंडस्ट्री जिसमें टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर भी इन्वॉल्व हो, और यहाँ पे जो जोन्स बनने हैं हमारे, एक्चुअली जो सरमायाकारी है ना, उसमें जो पॉजिटिव्स आपने बात की ना, क्या ये इकोनॉमी को किस तरह मददगार हो सकती है सरमायाकारी, उसमें एक बात है, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। अगर आपके बाहर के सरमायाकार आएंगे, आपके लोगों की स्किल्स जो है उनमें भी डेवलपमेंट होगी, लर्निंग होगी, और हमारी लेबर या हमारी जो टेक्निकल टीम है उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। और नेचुरली यू नीड टू क्रिएट एक्सपोर्ट सरप्लसेस। जब तक एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं होंगे तो एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे कैसे? तो ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ए कॉस्ट इफेक्टिव वे। और नंबर 2 ये बात ये है कि अब हमने देखना है कि गवर्नमेंट की अब पॉलिसीज जो है अकोमोडेटिव होनी चाहिए। अगर फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आ रहा है तो वो चाहेगा कि मुझे अपने पैसे मैं फ्री लेके आऊँ और उसको रिपेट्रिएशन भी अलाउड हो। और आप हैरान होंगी कि पाकिस्तान में जो सरमायाकारी हुई है, ये जो 6 माह का रिव्यू आया है, $896 मिलियन के प्रॉफिट्स रिपेट्रिएट हुए हैं। सही। $896 मिलियन के प्रॉफिट रिपेट्रिएट हुए हैं आउट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, वो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, प्रॉफिट कमाए, उसमें गए। और इंपॉर्टेंट सेक्टर चौधरी साहब ने बात की, फूड सेक्टर में पाकिस्तान में, क्योंकि हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, डच इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ पे आई हैं, जॉइंट वेंचर हुए हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, और अभी हम इन्वेस्ट अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये अगर आपकी पॉलिसीज हो जहाँ पे आप रूल्स ऑफ द गेम जो है ना ड्यूरिंग द मैच चेंज ना कर सके, ठीक हो गया, और अपने लिए गोल पोस्ट और हो, दूसरों के लिए और हो, ये फर्क ना हो, तो और सर्टेनिटी ऑफ द पॉलिसीज, पॉलिटिकल नॉइज को कम करें, बिल्कुल सर, और जो है ना कोर्ट एफिशिएंसी बढ़ाएं, ताकि यहाँ पे जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है वो फास्ट हो। बिल्कुल सर। तो ये सारी कंफर्ट्स हैं जो आपने इंटरनेशनल इन्वेस्टर को आपने देनी है। लेकिन नेवरदलेस आई विल कम बैक टू द पॉइंट, द क्रिटिकल पॉइंट है कि सस्टेनेबल जो है ना ग्रोथ वो होती है अपनी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, दैट इज ए हॉट मनी। वो आते हैं, जिस तरह मैंने कहा ना, अपने प्रॉफिट से रिपेट्रिएट भी करते हैं, तो वो दे विल कीप ऑन डिसइन्वेस्टिंग एंड गोइंग टू द सम अदर एरियाज जहां पे ज्यादा ग्रीनर मार्केट। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो इसमें वो उस एरिया को जरूर कैप्चर करें, लेकिन एट द सेम टाइम हमें पैरेलली हमें ये अपना डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है उसको इंसेंटिवाइज करके बढ़ाना होगा, दैट इज मोर सस्टेनेबल। सही सर। डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है उसकी वैसे उसकी क्या डिमांड्स है? क्योंकि हम फॉरेन जो हमारा इन्वेस्टर है उसकी तो हम बात कर रहे हैं कि उसके लिए एक आइडियल इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, तो आप इसमें आप हमें बेटर गाइड कर सकते हैं। देखिए सर, सबसे इसमें मैं बेग साहब को इंडोर्स करूंगा कि फॉरेन जो है इन्वेस्टर वो तो सेंसिटिव होता है, वो पूरी कैलकुलेशन करके आता है, उसके पास दुनिया के 190 मुल्क हैं, वो कहीं भी जा सकता है। देखिए यहाँ पर सच्ची बात यह, और मेरा ये ईमान है, मैं हर दफ़ा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में आज भी 70 से 80% इंडस्ट्री लगने की गुंजाइश मौजूद है। ठीक है। एक कोई आदमी यहाँ पे इंडस्ट्री लगाता है तो आप यकीन करें कि बाज़ औक़ात हमें एक छोटे से छोटे पार्ट के लिए अगर हमारी मशीन में कोई फॉल्ट आ जाए, हमारी वो प्लांट रुक जाए, तो वो पूरा पाकिस्तान घूम ले तो आपको वो छोटा सा एक पार्ट नहीं मिलता, वो आपको कोरियर से बाहर के मुल्कों से अर्जेंट मंगवाना पड़ता है, जिससे आपका एक्सपेंस भी बढ़ता है और आपकी प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ लोग घबराते क्यों हैं? घबराने की सीधी सी बात है जी कि यहाँ पर लोगों को आदत पड़ चुकी है आसानी से पैसा कमाने की। ठीक है। और मैं ये भी कहता हूँ कि पाकिस्तान में पैसा कमाना जितना आसान है शायद दुनिया के दूसरे मुल्कों में नहीं है, लेकिन लोग फिर भी आसानी से शादी हाल बनाते जा रहे हैं, पेट्रोल पंप्स लगाते जा रहे हैं, ठीक है जी, प्लॉट और वो प्लाजे और मकान लेकर उनको किराए पे चढ़ाते जा रहे हैं। तो उन लोगों को जब ये पता होगा कि अगर हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो हमें जो 54 महकमे हैं जो हमें रेगुलेट करते हैं ये हमें तंग नहीं करेंगे, ये इनमें करप्शन जो है वो नीचे आएगी और ये हमें ईजमेंट की तरफ लेकर जाएंगे, गुड गवर्नेंस इनमें होगी, डिजिटलाइजेशन होगी, वन विंडो होगा, तो फिर लोगों को ये एतमाद बहाल करना पड़ेगा। ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ये कि उन महकमों में जो भी उन्होंने ऑपरेशन करने हैं वो अब राइट टाइम है वो किया जाए। सही हो गया। देखें, मिसाल के तौर पे EOBI है, सोशल सिक्योरिटी है, इन्वायरमेंट है, FBR है, इस तरह और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो कि जिससे सरमायाकार खौफ ज़्यादा रहता है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब उसमें मैं इससे पहले भी 1-2 दफ़ा कह चुका हूँ कि एक फार्मूला तय कर लें, दुनिया में एक स्टैंडर्ड है जी
कि अगर कोई टैक्स पेयर पिछले साल से 10% बढ़ा के देता है तो वो कहते हैं कि दैट इज इनफ, सस्पेक्ट न करें, उसको सस्पेक्ट नहीं करें, उसको आप तंग नहीं करें, उसको नोटिस ना दें, उसको आप ऑडिट ना करें, ठीक है जी, ताकि वो आसानी से अपना काम करे। अब एक इंडस्ट्री वाला आधा दिन जो है वो तो अपनी लेबर को ट्रेन करने में लगा देता है, क्योंकि बदकिस्मती से हमें यहाँ ट्रेन लेबर नहीं मिलती। ठीक हो गया। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंडस्ट्री का दूसरा नाम ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स है, और दूसरा ये हमारे यहाँ बदकिस्मती से कल्चर नहीं है। सही है। हम जो है ना जी वो स्टेटस का वो एक बड़ा शिकार है जी, बिल्कुल। जो बच्चा एक बीकॉम करके 20,000 या 25,000 रुपए में नौकरी कर रहा हो, उसको ये कहा जाए कि भाई तुमने ये ग्रेजुएशन करने के बाद एक प्लांट चला दो फैक्ट्री में तो तुम्हें 50,000 रुपए मिल जाएंगे, तो वो कहते हैं जी वो जब लोगों को पता चलेगा कि वो फैक्ट्री में काम करता है तो वो कहें यार ये कोई मजदूर है। ये एक स्टेटस भी जो है ये भी हमें बड़ा रोकता है इंडस्ट्री में। इसलिए वो जो निचले तबके के लोग हैं जो कि अनस्किल्ड है वो ही मोस्टली इंडस्ट्रीज में जाते हैं, उनको ट्रेनिंग बड़ा करता है, फिर आउटपुट भी उनकी बहुत कम है। तो इस किस्म के मसाइल हैं जी। तो बिलखसूस अगर गवर्नमेंट जो है वो अपने महकमों को थोड़ा सा बेहतर करे, वन विंडो करे, और जो डायरेक्ट उनमें है ना जी वो जाने का और एक्सेस उनका तो वो कम करे, तो फिर ये इसमें लोग इन्वेस्टमेंट ठीक है। एक गुड न्यूज़ तो हमें आसिम साहब ने सुनाई है ना कि पॉसिबल है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी इन्वेस्टरी स्कीम कोई इस तरह की लॉन्च हो जाए। अच्छा आसिम साहब, फूड इन्वेस्टमेंट की सर बात कर रहे थे, मैं इसमें इसलिए बात करना चाह रही हूँ कि 2 रोज पहले हमने इसके ऊपर बहुत डिटेल में शो किया एग्रीकल्चर के ऊपर ना, तो जो इश्यूज सामने आए एंड पे तो वो यही थे कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, जाहिर है गवर्नमेंट की तरफ से इसको तरजीहात में तो शामिल है, लेकिन बात वही आ जाती है फंड्स की। तो क्यों ना आप इस इंडस्ट्री के अंदर, फूड इंडस्ट्री हमारी जो है उसमें आप चाहे फॉरेन इन्वेस्टर हो चाहे डोमेस्टिक हो, उसको आप अट्रैक्ट करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाएं, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि पंजाब में हम कहते हैं कि जी रीढ़ की हड्डी है हमारी तो एग्रीकल्चर है, तो इसको भी ताकि बूस्ट मिले और वो जो फंड्स वाला इश्यू वो भी खत्म हो जाए। अच्छा नहीं, एग्रीकल्चर हमारा बूस्ट, हमारा रीढ़ की हड्डी तो है, लेकिन देखें एट द सेम टाइम हमें गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, हमें चीनी भी इंपोर्ट, मसले कुछ इस किस्म के हैं। एक तो हमारी आबादी बहुत तेजी से बड़ी बेहंगम बड़ी है, हम जो उगाते हैं वो खा जाते हैं। दूसरा फिर बड़े वो होल्स हैं हमारी इकोनॉमी में कि चीजें बाहर चली जाती हैं, डॉक्यूमेंट नहीं होती हैं, स्मगलिंग हो जाती है, कार्टल्स डेवलप हो जाते हैं। रेट्स का भी तो इशू है ना सर, रेट्स का भी इशू है। नहीं, वो इसलिए जिस वक्त आपका डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस खत्म होगा ना तो रेट्स फिर ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल करेंगे जो कार्टेल कंट्रोल करते हैं। ठीक हो गया। लेकिन आपकी जो तजवीज है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, ये बड़ी माकूल बात है कि आप जहां खुसूसन पंजाब के इलाके में जहां लोगों को खाने का शौक है वहां नहीं, आप देख लें कोई फूड चेन, मैंने आप KFC से शुरू हो जाए, मैकडोनल्ड, पिज्जा हट, कोई ऐसी चेन नहीं जो बिजनेस ना कर रही हो, और वो अक्रॉस द कंट्री बिजनेस करती है। फिर लाहौर की क्या बात है, मैं देखता हूँ कि सबसे पहले जो इनकी पहली ब्रांच है वो लाहौर आती है, सही है। तो उसमें ये नहीं, लेकिन देखें जब वर्ल्ड बैंक के कल वफद आया हुआ था तो जो 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस हुई, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमारी जो एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्नाइज करें, ठीक है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो करें, ताकि हमारी, जिस तरह अभी बेग साहब ने कहा कि कम से कम खित्ते में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ठीक है, ये एक हमारा उनके साथ कंसर्न था। और हमने उनसे कहा कि आपकी जो एक्सपर्टीज है वर्ल्ड बैंक की वो आप हमें दें हर उस तरीके से जिस तरह मुमकिन हो सकती है, कि हम अपने एग्रीकल्चर को जदीद तरीकों पर इस्तेमाल करें, नंबर 1। नंबर 2, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो खान साहब का पहले दिन से था कि फूड में हम उनसे ये चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इस तरह करें कि जो मैल नरिश्ड बच्चे हैं, जो मैल नरिशमेंट है बच्चों की, उनकी इंप्रूवमेंट के लिए कुछ काम कर सकें। उसमें 2-3 ऑप्शंस ज़ेरे गौर हैं। एक तो बड़ी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि जो बुनियादी चीजें हैं जो हर घर में आ जाती है, मतलब फॉर एग्जांपल हम खुद तो शायद कर लें, लेकिन हम गरीब आदमी से ये जोर नहीं दे सकते जी आप अपने बच्चे को फल बहुत ज्यादा खिलाएं, आप अपने बच्चे को मछली बहुत ज्यादा खिलाएं, आप बीफ दें, मटन दें, आप विटामिन्स दें। वो आगे से हमसे लड़ेगा कि जनाब हमारे पास अपने मसले नहीं है, तो ये तो उसके लिए कोशिश ये की जा रही है कि जो बेसिक चीजें जिसमें आपका आटा है, घी है या चावल है, जो हर घर में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, वहाँ
उन चीजों के अंदर प्लांट मैन्युफैक्चरिंग के वक्त ठीक है वो न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए जाएं या वो विटामिन्स ऐड कर दिए जाएं जो बच्चे की नशोनुमा के लिए उस अर्ली एज में जरूरी होते हैं। यानी अगर वो किसी वजह से फल ना खा सके, गोश्त ना खा सके, तो जो बॉडी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। इस तरह हम अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। जो अब वर्ल्ड बैंक की जो इन्वेस्टमेंट आए वो इस तरह आए और वो एनजीओ के थ्रू के हमारा जो प्लांट है, जिस तरह डालडा घी बन रहा है, उस वक्त घी में वो न्यूट्रिएंट्स पॉलिसी ये बने कि कोई घी उस वक्त लाइसेंस उसको नहीं मिलेगा जब तक कि वो ये न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं कर सकेगा। कोई फ्लोर मिल उस वक्त तक फंक्शनल नहीं हो सकेगी जब तक वो ये न्यूट्रिएंट्स ऐड ना कर दे, ताकि आटा, रोटी और ये चीनी और ये घी जो सबने खाना है वो जरूरियात पूरी हो जाएं नशोनुमा के लिए जो जरूरी है। तो ये इन दो चीजों पे बड़ी डिटेल बात हुई है। अच्छी बात है, लेकिन हम लोग ये कहना चाह रहे थे कि जो नेशनल प्रोडक्ट्स हैं, लाइक हमारे गन्ना है, हमारे चावल है, हमारी कपास है, जिसको आजकल बहुत ज्यादा इग्नोर किया जा रहा है, उसके ऊपर भी कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए फौरन, और अल्लाह करे आए, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आसिफ मिर्जा साहब प्रोग्राम में आपने वक्त दिया, अरशद चौधरी साहब आपने भी प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। आसिम शौक साहब बहुत शुक्रिया डिस्कशन के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।